अगर आप एक 43 इंच का 4K टीवी लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्राइस रेंज में हो, आप देख लीजिए उसके अंदर आपको 10 से 15 ऑप्शंस जरूर मिलेंगी सारे ब्रांड्स को मिला के। अब ये कंफ्यूजन कम थी कि एक और चीज आ गई कि मैं QLED टीवी लूं या फिर एक नॉर्मल टीवी लूं। ये QLED बैजिंग लगते ही टीवी के अंदर अच्छी पिक्चर क्वालिटी का एहसास या विश्वास आपको पहले ही हो जाता है, और ये ब्रांड्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बट क्या हर टीवी जो QLED बैजिंग के साथ आता है अच्छी पिक्चर क्वालिटी देता है? मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज मैं आपको ये सच्चाई खोल के दिखाऊंगा। आपको मैं साइड बाय साइड सारे टीवीज़ को जो कि 43 इंच के हैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कौन से टीवी के अंदर आपको सबसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती है, ताकि आप जब एक 43 इंच का टीवी खरीदें तो बेस्ट पिक्चर क्वालिटी को एंजॉय करें। इस वीडियो को बनाने के लिए लगभग हमने 30 से 35 टीवीज़ को खरीदा। इन सारे टीवीज़ को एक साथ दिखा पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने पहले सबकी पिक्चर क्वालिटी को टेस्ट किया और इन्हें आपस में खुद ही कंपेयर करके बहुत सारे टीवीज़ को हटाया और 10-12 को शॉर्टलिस्ट किया, ताकि आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। इस कंपैरिजन के अंदर मैं आगे इस वीडियो में आपको 10 से 12 टीवीज़ को एक साथ रख के दिखाऊंगा, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके। वो प्राइस के हिसाब से ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि आपको हर प्राइस रेंज का बेस्ट टीवी खुद पता चल जाए। इस वीडियो में मैं कोई स्पेक्स, कोई फीचर्स, कोई रिमोट कंट्रोल स्टैंड, किसी चीज़ की बात नहीं करूंगा। अगर आपको वो सब जानना है तो मेरे डेडिकेटेड वीडियोस देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करूंगा पिक्चर क्वालिटी के ऊपर, वो पिक्चर क्वालिटी जिसके साथ आपने हमेशा रहना है। अब इस ग्रुप के जो तीनों टीवीज़ हैं इन्हें देख के आपको हैरानी होगी, क्योंकि एक ही ब्रांड के 2 टीवीज़ आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। डेफिनेटली एक को हारना है और एक को जीतना है। और एक QLED टीवी, कैसे हो सकता है ये? आप खुद देखिए, पिक्चर क्वालिटी ही आपको सब कुछ बता देगी। इस पिक्चर क्वालिटी के अंदर आपको हाइसेंस की QLED टीवी की पिक्चर क्वालिटी कैसी लग रही है 2 नॉर्मल टीवीज़ के आगे? ये तीनों VA पैनल के टीवीज़ हैं, तीनों से अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशो हमें मिलती है, लेकिन सबसे अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशो Mi A Pro 4K टीवी की है। यानी Xiaomi के A Pro 4K टीवी के अंदर आपको 4800:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलेगी, एंड इट इज़ शोइंग इन द पैनल। बट कॉन्ट्रास्ट रेशो एक ही चीज़ है, आपको जो कलर्स हैं ये कलर्स सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड Xiaomi A Pro 4K के अंदर ही मिल रहे हैं। बाकी दोनों टीवीज़ आपको ओवर सैचुरेटेड कलर्स दिखा रहे हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा हाइसेंस के QLED टीवी के अंदर आपको बेहद ज़्यादा ओवर सैचुरेशन मिल रही है। आप थोड़ी देर के लिए ये कलर्स एंजॉय कर सकते हैं, आपको लगेगा कि ये बहुत ही विविड और पंची कलर्स हैं, लेकिन आप कुछ देर बाद इरिटेट होने लगेंगे। आप चेहरों पे जब कलर्स देखेंगे, स्किन टोन्स आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगी, तो वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको नेचुरल स्किन टोन्स जितना प्लेजर देंगी, वो आपको बहुत आर्टिफिशियल स्किन टोन्स से मज़ा नहीं आएगा। यही सेम चीज़ आपको नेचर के कलर्स के अंदर भी दिखेगी, चाहे वो ग्रीन्स हों बहुत सारे नेचर के पत्तों में, पेड़ों में, आपको वही ओवर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी। और चाहे वो ब्लूज हों, आपको ओवर सैचुरेशन हाइसेंस के QLED टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा दिखे। याद रखिएगा ये Mi X Pro 2023 मॉडल है, इसलिए मैंने इसे कंपेयर किया है Mi A Pro 4K टीवी के साथ, जो कि 2024 मॉडल है और अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है। इन दोनों में एक मेजर फ़र्क है। कलर प्रोफाइल का तो बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन एक और मेजर फ़र्क है, दोनों बहुत ब्राइट पैनल हैं, दोनों VA पैनल हैं, लेकिन आपको डायनामिक रेंज दोनों में बिल्कुल अलग मिलती है। और ये फ़र्क आता है कलर प्रोफाइल की वजह से। जिस तरह से कलर ऑप्टिमाइज करे जाते हैं, उसी की तरीके से डायनामिक रेंज आपको पैनल में दिखती है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड कलर प्रोफाइल और डायनामिक रेंज की, तो वो मुझे Mi A Pro 4K टीवी के अंदर दिखती है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। एंड नीडलेस टू से कि Xiaomi ने इस टीवी के अंदर कलर प्रोफाइल को या कलर ऑप्टिमाइजेशन को पूरी तरह बदल के इस टीवी को इतना बेहतर बनाया है। Mi के A Pro 4K टीवी के अंदर आपको 310 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जबकि हाइसेंस के QLED टीवी के अंदर लगभग 300 निट्स की, और उतनी ही लगभग ब्राइटनेस आपको Mi X Pro 2023 मॉडल के अंदर भी मिलती है। इन तीनों टीवीज़ की ब्राइटनेस का नंबर सेम होने के बावजूद क्या आपको पिक्चर क्वालिटी सेम मिल रही है? इसका जवाब आपको भी पता है और मुझे भी।
और तीनों टीवीज़ के अंदर आपको HDR फॉर्मेट्स भी बिल्कुल सेम मिलते हैं, HDR10, HLG और डॉल्बी विजन। तो क्या तीनों की पिक्चर क्वालिटी भी सेम होगी? ये भी दिखा देता हूँ आपको। आप प्राइम वीडियो पे HDR10 प्लस कंटेंट को देख सकते हैं और इस पिक्चर क्वालिटी के अंदर कितना डिफरेंस है तीनों टीवीज़ के अंदर, ये आपके सामने है। आप खुद जज कर सकते हैं कि आपको पिक्चर क्वालिटी के अंदर हाइसेंस का QLED शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवर सैचुरेशन मैं थोड़ी ही देर तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मी एक्स प्रो के अंदर आपको इतनी ज़्यादा ब्लू ओवर सैचुरेशन मिलती है कि आपको वो ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही इरिटेट करने लगती है। यहाँ सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड Xiaomi का A Pro 4K टीवी है, जो कि आपको सही प्रोपोर्शन में कलर्स भी दे रहा है और ब्राइटनेस भी इसकी सही है। और यही सेम चीज़ डॉल्बी विजन के अंदर भी हमने ऑब्जर्व करी। आपको कलर्स के अंदर रेंज मिलती है, आपको वैरायटी मिलती है उन कलर्स के अंदर, और आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आप देखिए डार्कर सीन्स के अंदर आपको डिटेल्स दिखने लगेंगी, और ये आपको Xiaomi के दोनों टीवीज़ में दिखेंगी, लेकिन वही चीज़ पूरी तरह ब्लैकआउट हो जाएगी हाइसेंस के टीवी में। और इसका कारण है डायनामिक रेंज और कलर ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह से कलर ऑप्टिमाइजेशन करी गई है उसी तरीके से आपको डायनामिक रेंज भी दी गई है, एंड उसी की वजह से आपको हाइसेंस के QLED के अंदर पिक्चर क्वालिटी मेरे हिसाब से बिल्कुल ख़राब मिलती है। मी टीवी X 2023 मॉडल को भी मैं एवरेज ही रेट करूँगा, क्योंकि मेरे सामने मी A Pro 4K टीवी है, यानी Xiaomi A Pro 4K टीवी, जो कि 2024 के लेटेस्ट मॉडल के होने के बाद, जो कि 2024 मॉडल है, और Xiaomi हैड मेड श्योर कि इसके अंदर आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू देनी है। उन्होंने पैनल के अंदर बहुत कम बदलाव करा, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके, बट जो चेंज आया दैट वाज रियली रियली अ वेलकम चेंज। आपको तीनों टीवीज़ के अंदर कनेक्टिविटी ऑप्शंस बहुत अच्छी मिलती हैं। तीनों में HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट्स मिलते हैं, ब्लूटूथ और वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई के सपोर्ट मिलती है। तीनों की प्राइस रेंज थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। आज की प्राइसिंग हो सकता है डिफरेंट हो, इसलिए मैंने तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आपको जो टीवी अच्छा लगे आप वो लीजिएगा। इन दो टीवीज़ के अंदर आपको कंपैरिजन दिखाने का मेरा एक खास मकसद है, क्योंकि आप में से कई लोग मुझसे यही कमेंट्स में सवाल पूछते हैं कि सैमसंग लूँ या फिर LG का UR7500 लूँ, एंड ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जिसे मैं सॉल्व एक बार करना चाहता हूँ। सैमसंग ने अपना पैनल पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन 43 इंच साइज़ के अंदर आज भी एक VA पैनल आ रहा है, लेकिन वो VA पैनल भी पूरी तरह बदला गया है। LG के UR7500 के अंदर भी 43 इंच साइज में आपको VA पैनल ही मिलेगा। 95% चांसेस यही हैं, बिकॉज LG डज नॉट डिक्लेयर कि वो VA देंगे या IPS पैनल देंगे, बट आपको 95% अगर VA पैनल ही मिल रहा है, जो मैं आपको इस कंपैरिजन में दिखा भी रहा हूँ, तो यही कंपैरिजन आपको भी समझ में आएगा। दोनों VA पैनल्स अच्छे हैं और अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आते हैं, एंड सरप्राइजिंगली आपको LG UR7500 के अंदर कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। उसके कंपैरिजन में सैमसंग में उतनी कॉन्ट्रास्ट रेशो भी नहीं है, लेकिन ब्लैक्स फिर भी सैमसंग के ज़्यादा बेटर है। ब्राइटनेस भी सैमसंग की कम है, LG की ज़्यादा है। LG में आपको लगभग 280-290 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी और सैमसंग में 230-35 निट्स ओनली। बट आप खुद देखिए इस पिक्चर क्वालिटी को कि सैमसंग कितनी शानदार पिक्चर क्वालिटी दे रहा है, उसमें डायनामिक रेंज कितनी ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन विद LG, एंड यही चीज़ हमें देखनी है। डायनामिक रेंज को बहुत सरल भाषा में समझें कि आपको डार्कर एरियाज़ के अंदर बहुत अच्छी डिटेल्स दिखेंगी और ब्राइटर सीन्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, उसमें भी डिटेल दिखेगी। दोनों ही टीवीज़ के अंदर आपको कलर्स की ओवर सैचुरेशन मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों का कलर गैमेट बिल्कुल परफेक्ट है या फिर एक का परफेक्ट है और एक का खराब है, लेकिन ये सारी गेम कलर ऑप्टिमाइजेशन की है। एंड आई स्ट्रांगली थिंक कि सैमसंग क्रिस्टल विविड प्रो के अंदर आपको कलर ऑप्टिमाइजेशन बेहतरीन करके दी गई है।
इस बार इस पैनल के अंदर एक्चुअली में जान है, जिसकी वजह से ये पैनल बहुत अच्छे कलर्स भी दे रहा है और डायनामिक रेंज भी बहुत शानदार है। LG UR7500 इज़ अ गुड टीवी, ये कहीं से ख़राब टीवी नहीं है, लेकिन अब इस साल के 2024 मॉडल सैमसंग क्रिस्टल विविड और विविड प्रो के आगे ये हल्का पड़ चुका है। दोनों ही टीवीज़ के अंदर आपको HDR10 और HLG की सपोर्ट मिलेगी। दोनों ही टीवीज़ डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ नहीं आते, लेकिन दोनों टीवीज़ के अंदर आपको डॉल्बी विजन का ही कंटेंट मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। दोनों में प्ले होगा, लेकिन HDR में होगा। HDR के कंटेंट के अंदर हमें सबसे ज़्यादा कलर्स और डायनामिक रेंज को ही देखना होता है। और यहाँ भी मैं वही ऑब्जर्व करता हूँ जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि सैमसंग इज़ अ विनर इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। अगर मैं HDR10 प्लस कंटेंट देखूं, क्योंकि सैमसंग विविड प्रो में आपको HDR10 के साथ साथ HDR10 प्लस की भी सपोर्ट मिलती है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, तो वहाँ पे भी सैमसंग विंस ईजिली। आपको मज़ा आएगा इस पिक्चर क्वालिटी को देख के, आप रियली एन्जॉय करेंगे इसे। LG कहीं से भी बुरा नहीं है, एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज LG की पिक्चर क्वालिटी इज़ ऑल्सो इक्वली गुड। बट यहाँ जो डिटेल्स की कमी मुझे दिखती है, या जो स्किन टोन्स में जो मुझे फ़र्क दिखता है, ये फ़र्क मेरे लिए थोड़ा सा ट्रबलसम है अब, जबकि सैमसंग का 2024 मॉडल हमारे सामने है। अगेन इट बॉइल्स डाउन टू ओनली वन थिंग, पैनल में कलर्स किस तरह से ऑप्टिमाइज करे गए हैं। अगर अच्छे से करे गए हैं तो वो पैनल आपको अच्छे कलर्स और डायनामिक रेंज भी अच्छी ही दिखाएगा। आपको डार्कर एरियाज़ के अंदर डिटेल्स भी दिखेंगी, आपको छाँव में या फिर बहुत डार्क जहाँ पे परछाई आ रही है वहाँ पे भी पता चलेगा कि परछाई के पीछे क्या है। और ये चीज़ LG में मुश्किल है अब। पहले जब 2023 मॉडल था तब सैमसंग वॉज लूजिंग फ्रॉम LG, बट सैमसंग ने पैनल पूरी तरह चेंज करके गेम जीत ली है। दोनों टीवीज़ के अंदर कनेक्टिविटी ऑप्शन की कोई कमी नहीं है और दोनों ही टीवीज़ ऑलमोस्ट सिमिलरली प्राइस्ड हैं। आपको थोड़े से फीचर्स सैमसंग के विविड प्रो में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन विविड को अगर आप कंपेयर करें LG UR7500 से तो वो बिल्कुल मैच है। आपको तीनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उसे चाहें चेक कर सकते हैं और जो आपको सही लगे टीवी आप उसे खरीद सकते हैं। इस ग्रुप के दोनों टीवीज़ की प्राइस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। Xiaomi का X Pro QLED काफ़ी एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन विद Realme QLED टीवी। इतना डिफरेंस कभी भी मैं एक ग्रुप के अंदर नहीं डालता, लेकिन ये आप लोगों की डिमांड है, जिसकी वजह से मैं इन दोनों टीवीज़ को एक साथ रख के आपको दिखाना चाहता था, ताकि आपको ये समझ में आए कि सिर्फ QLED लिख देने से ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी हो जाएगी या मिलेगी आपको टीवी में, ये सही नहीं है। और हमारे पास कोई ऐसा मीटर या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम चेक कर सकें कि QLED टीवी एक्चुअली में है या नहीं। बट आप खुद देखिए कि पिक्चर क्वालिटी के अंदर आपको क्या दिख रहा है। आप एक झलक में ही मना कर देंगे कि नहीं, मुझे ये पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल नहीं देखनी, क्योंकि ये बिल्कुल किसी लायक नहीं है। हद से ज़्यादा ओवर सैचुरेशन जब कलर्स की जाती है, जैसे किसी अनाड़ी ने करी हो, वैसी आपको पिक्चर क्वालिटी Realme QLED के अंदर दिखने को मिलेगी। इतने ज़्यादा रेड्स डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड पिक्चर मोड पे ये कलर्स अगर आपको मिलते हैं टीवी में, तो आप भूल जाइए कि आपको डायनामिक रेंज मिलेगी। आप भूल जाइए कि आपको किसी भी स्किन टोन के अंदर नेचुरल कलर्स दिखेंगे। आप भूल जाइए आपको छाँव में कोई डिटेल दिखने को मिलेगी, और कंटेंट को एंजॉय करना बहुत दूर की बात है। दोनों ही टीवीज़ के अंदर आपको HDR10, HLG और डॉल्बी विजन की सपोर्ट तो मिलती है, बट वो लगती कैसी है वो आप खुद ही देख लीजिए। जब आप प्राइम वीडियो पे देखेंगे HDR10 कंटेंट, तो आप खुद ही देख लें कि आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको कलर्स में डिटेल्स दिख रही हैं, या आपको Realme QLED के अंदर सिर्फ रेड्स ही ज़्यादा ओवर पावरिंग दिख रहे हैं। आपको Mi X Pro QLED के मुकाबले क्या डिटेल्स छाँव के सीन्स में ज़्यादा दिख पा रही हैं या नहीं, ये आप खुद देख सकते हैं। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पहाड़, चाहे वो कोई स्किन टोन हो, आप फ़र्क खुद देख सकते हैं। डॉल्बी विजन का भी यही सेम हाल है। कोई अलग फॉर्मेट तो है नहीं, HDR फॉर्मेट है, और HDR कैपेबिलिटीज़ ही अगर टीवी की ना हो अच्छी, तो आप किसी HDR फॉर्मेट से क्या एक्सपेक्ट कर लेंगे। इसलिए पेपर स्पेक्स की असली सच्चाई
अब आप खुद देख रहे हैं। इस ग्रुप के अंदर मैं ज़्यादातर रियलमी की बात करता रहा। उसका कारण ये है कि मुझे गुस्सा आता है ऐसी पिक्चर प्रोफाइल को देख के। मुझे इरिटेशन इस बात से होती है कि एक्चुअली में ये ब्रांड बहुत कुछ कर सकता था, ये प्रोडक्ट बहुत कुछ कर सकता था, ये अच्छे बजट पे लॉन्च हुआ था, और QLED अगर नहीं भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना अच्छा प्राइस रेंज पे इसे लॉन्च करा गया है। इसकी पिक्चर क्वालिटी को बिल्कुल बेकार बना दिया गया है मेरे हिसाब से। और मैं ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा इस टीवी को ख़रीदने के लिए। मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा कहता हूँ कि मैं उसे बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, और मैं इस प्रोडक्ट के लिए आपको क्लियरली बोलूँगा। मैं इसकी एफिलिएट लिंक भी आपको नहीं दूंगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप ख़रीदें। इसका कारण बिल्कुल सिंपल है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो मेरा कंटेंट देखते हैं, आप जो मेरे दोस्त हैं, वो अपने पैसे ख़राब करें। अकॉर्डिंग टू मी इस टीवी को ख़रीदना अपने पैसे ख़राब करना है। आपने Xiaomi X Pro QLED लेना है या नहीं लेना, वो पूरी तरह आपकी मर्ज़ी है। मैंने सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उन्हें चेक करिए। ग्रुप 2 के अंदर आपको दो टीवीज़ का कंपैरिजन मैं दिखाऊंगा, TCL C61B QLED टीवी और VU Vibe QLED टीवी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं कि इसके 43 इंच साइज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये 55 इंच साइज़ हैं। 55 इंच साइज़ और 43 इंच साइज़, इन दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर सेम पैनल के साथ आते हैं। VU के अंदर आपको IPS पैनल मिलेगा, बोथ इन 43 एंड 55, और TCL C61B के अंदर आपको VA पैनल मिलेगा इन बोथ 43 एंड 55। इसलिए ये कंपैरिजन पूरी तरह फेयर है 43 और 55 इंच साइज़ के लिए। ये दोनों QLED टीवीज़ हैं और दोनों की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये पिक्चर क्वालिटी देख के आपको मज़ा आ रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको एक IPS और एक VA पैनल मिल रहा है, और यही चीज़ जब आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छी और बुरी दोनों बातें आपको समझ में आएंगी। VU Vibe का एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि बिल्कुल डार्क स्टूडियो के अंदर भी ये ब्लैक्स को बहुत अच्छे से दिखा पा रहा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। और TCL QLED की एक अच्छी बात ये है कि इसकी कलर ऑप्टिमाइजेशन इज़ फार बेटर देन VU Vibe QLED। सारा खेल कलर्स का ही है, कलर्स से ही ब्लैक बनता है और उन कलर्स से ही आपको डायनामिक रेंज मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से TCL QLED की बहुत बेहतर है इन कंपैरिजन विद VU Vibe। और ये आप खुद देख सकते हैं डार्कर एरियाज़ में, पहाड़ों में, या फिर हरियाली कहीं पे भी आपको दिख रही हो, उसके अंदर शार्पनेस में और उन डिटेल्स में जो आपको TCL C61B के अंदर तो दिख रही है, लेकिन VU Vibe में नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर क्वालिटी ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, बस थोड़ी सी ज़्यादा वार्म है या थोड़ी सी ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड, जिसमें आपको ग्रीन, रेड, इसकी ओवर सैचुरेशन थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। और ये फ़र्क हमें कलर गैमेट देख के भी पता चलता है। VU Vibe QLED टीवी के अंदर हमें 77% के आसपास DCI P3 कलर गैमेट मिला था, जबकि यही कलर गैमेट जब हमने TCL C61B के अंदर टेस्ट किया तो वहाँ आया 91%। इट क्लियरली सेज कि ज़्यादा नेचुरल कलर्स आपको TCL के अंदर ही मिलेंगे, और वो आप स्किन टोन से ही समझ जाएंगे। ये स्किन कलर ही आपको समझा देगा कि नेचुरल स्किन कलर कौन सा है। TCL के अंदर आपको HDR10, HDR10+, HLG और Dolby Vision सभी HDR फॉर्मेट्स की सपोर्ट मिलती है, जबकि VU Vibe QLED टीवी के अंदर आपको HDR10 और HLG की सपोर्ट मिलती है। हम Dolby Vision और HDR10 इन दोनों फॉर्मेट्स के कंटेंट को इन दोनों ही टीवीज़ पे एक साथ चला के टेस्ट करते हैं तो हम यही देखते हैं जो पहले हमने देखा, वही ओवर सैचुरेशन ऑफ द कलर्स इन VU Vibe एंड वो ही नेचुरल कलर प्रोफाइल इन TCL QLED टीवी। ऐसा नहीं है कि कलर्स बुरे हैं, ऐसा नहीं है कि VU Vibe के कलर्स को देख के आपको Realme जैसे कलर्स दिख रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं करेंगे। अगर आप अकेले इस टीवी को देखेंगे तो आपको शायद ये पता भी ना चले, मतलब एक नॉर्मल लेमैन इंसान को ये पता नहीं चलेगा कि ओवर सैचुरेटेड कलर्स हैं या नहीं। लेकिन बात यहाँ पे एक अकेले टीवी की नहीं है, बात यहाँ पे आपके पैसों की है। आप कौन सा टीवी लेना चाहेंगे उतने पैसे में जितने के ये आते हैं? ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो शायद आपका जवाब
व्यू वाइब नहीं होगा, TCL QLED होगा। एंड यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। TCL QLED के अंदर आपको जो ओवर सैचुरेटेड कलर्स नहीं मिलते, ये आपको अच्छे लग रहे हैं। ये आपको नेचुरल कलर प्रोफाइल का जादू दिख रहा है, जो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बार बार समझाता रहता हूँ। दोनों टीवीज़ के अंदर कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑलमोस्ट लगभग बराबर हैं। VU वाइब के अंदर थोड़ी सी कम है। मैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की नहीं, अगर गेमिंग फीचर्स की बात करूं तो वहाँ थोड़ी सी कमी है। बट जहाँ VU टीवी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है वो है ऑडियो क्वालिटी। यू रियली गेट गुड ऑडियो क्वालिटी, जहाँ पे TCL के अंदर आपको नॉर्मल एवरेज ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। दोनों टीवीज़ का प्राइस आपकी स्क्रीन पे है, दोनों के लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हैं, जाइए इन्हें चेक करिए और जो टीवी अच्छा लगे आप उसे खरीदिए। इस ग्रुप के अंदर सोनी ब्राविया 2 और सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक को मैंने पहले भी 55 इंच के कंपैरिजन के अंदर आपको दिखाया है, लेकिन एक बार फिर से आपको यही चीज़ दिखाना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है क्योंकि 43 इंच के अंदर सरप्राइजिंगली सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक का पैनल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना ज़्यादा अच्छा 55 इंच में है। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू। सोनी ब्राविया 2 ऑन द अदर हैंड हैज़ द सेम क्वालिटी पैनल। आपको IPS पैनल ही मिलता है एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक वन। क्रिस्टल डायनामिक के अंदर आपको 43 इंच साइज़ के अंदर VA पैनल मिलता है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो अपने IPS पैनल के काउंटर पार्ट से इस पैनल को पूरी तरह से डिफरेंशिएट करता है, जबकि ब्राविया 2 के अंदर आपको वही IPS पैनल ही मिलेगा। दोनों टीवीज़ के अंदर आपको वही लगभग 300 निट्स की ब्राविया 2 में और सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक के अंदर 230 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों टीवीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे 70 निट्स की ब्राइटनेस का फ़र्क दिखता है। ये जो फ़र्क है ये आपको कलर्स के अंदर भी दिखेगा और वहीं छाँव में दिखेगा। सैमसंग अपने हर टीवी के अंदर ब्लू को ओवर सैचुरेट करके देते हैं। आपको किसी भी सैमसंग के टीवी के अंदर, चाहे वो आप 20,000 का टीवी खरीदें चाहे 2 लाख का, आपको ब्लू ओवर सैचुरेटेड ही मिलेगा। और उसका कारण ये है कि सैमसंग की कलर प्रोफाइल या पिक्चर प्रोफाइल ही इस तरह से बनाई गई है। और वही चीज़ आपको सैमसंग के इस टीवी के अंदर भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी डायनामिक रेंज में आपको वो साफ दिखेगा। पत्थरों के भी कलर में हल्का सा ब्लू टिंच आपको दिखने लगेगा। अगर आप बहुत गौर से देखें तो शायद मैं इसे कैमरा पे आपको दिखा ना पाऊँ, बट ब्राविया 2 में वो बहुत स्टेबल कलर्स हैं, बहुत स्टेबल। इनमें भी आपको ओवर सैचुरेशन मिलेगी, इनमें भी ब्राविया 2 में भी आपको सारे कलर्स ओवर सैचुरेटेड मिलेंगे, लेकिन वो ओवर सैचुरेशन एक लिमिट में करी गई है। हर कलर, आप किसी भी टाइप का कंटेंट देखते चले जाएंगे, एक VA और IPS पैनल का फ़र्क आपको नहीं पता चलेगा। इसका कारण ये है कि सोनी ब्राविया 2 के अंदर आपको ब्लैक्स बहुत ज़्यादा शानदार मिल रहे हैं IPS पैनल होने के बावजूद भी। और ये कंपटीशन हम अपने स्टूडियो में डार्कर एनवायरनमेंट में जानबूझ के कर रहे हैं, ताकि आपको ये दिखा सकें कि IPS और VA पैनल एक डार्कर एरिया में कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे सैमसंग के VA पैनल की ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो आपको अच्छे ब्लैक्स दिखाए, जो कि वो दिखा रहा है। बट hats off to Sony Bravia 2's IPS panel, it is showing you fantastic blacks. दोनों टीवीज़ के अंदर आपको HDR10 और HLG की सपोर्ट मिलती है, लेकिन सैमसंग क्रिस्टल डायनामिक में आपको HDR10 प्लस की भी सपोर्ट मिलेगी, विच इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। और जब हम HDR10 प्लस के ही कंटेंट को देखते हैं तो मुझे सोनी क्यों अच्छा लग रहा है? बिकॉज ऑफ द स्टेबल कलर्स, बिकॉज ऑफ स्लाइटली वार्मर कलर टोन, ये मुझे टीवी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर सैमसंग में मुझे नेचुरल कलर प्रोफाइल मिल रही होती, इतनी ज़्यादा ब्लू ओवर सैचुरेशन ना होती, अगर मुझे डायनामिक रेंज उसकी वजह से इतनी ख़राब ना मिल रही होती, तो मैं सैमसंग को ही चुनता कम वॉट में। बट ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सोनी ब्राविया 2 के अंदर कोई कमी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट टीवी है, सर्वगुण संपन्न, सारी पिक्चर क्वालिटी की कमियां उसमें दूर कर दी गई हैं, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी कई कई जगह ऐसी हैं जहां पे सैमसंग बहुत अच्छे से
सोनी से जीत रहा है। जहां डिटेल्स आपको सैमसंग में ज़्यादा दिखेंगी, चाहे वो डॉल्बी विजन ही कंटेंट क्यों ना हो, चाहे वो HDR10+ कंटेंट ही क्यों ना हो, वहाँ पे डिटेल्स आपको थोड़ी सी ब्राविया 2 के मुकाबले सैमसंग में ज़्यादा दिखेंगी। बट ये कुछ कुछ कलर्स की पिक्चर क्वालिटी के अंदर ही एप्लीकेबल है। ब्रांड्स लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कलर्स की ऑप्टिमाइजेशन की रिसर्च में। एक एक कलर पे महीनों सालों काम करा जाता है, उसके बाद वो कलर्स को ऑप्टिमाइज करा जाता है अलग अलग पैनल्स के अंदर। एक एक कलर को अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा जाए टेस्टिंग के दौरान जो हम करते हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि सोनी के अंदर कुछ कलर्स ऐसे हैं, सिर्फ 5-7 जगह ऐसी हैं जहाँ पे सोनी लैग करता है और सैमसंग डायनामिक जीतता है। लेकिन ऐसी 50 जगह होंगी जहाँ पे सैमसंग डायनामिक हारता है और सोनी जीतता है। इसलिए इस कंपटीशन का या इस ग्रुप का विनर मेरे लिए होगा सोनी ब्राविया 2। आपकी मर्जी है, आप डायनामिक लेना चाहें, इट्स नॉट अ बैड टीवी एट ऑल। आप सोनी ब्राविया 2 लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा टीवी है, आपकी मर्जी है। मैंने लिंक्स अपने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और वो सारे मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। मैं क्यों देता हूँ आपको अफिलिएट लिंक्स और क्यों बोलता हूँ हर वीडियो के अंदर आपको एक ही बात कि प्लीज़ उन्हें यूज़ करिए? इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं मेहनत आप ही के लिए करता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि मेरा कमाई का सोर्स सिर्फ आप है और मैं आपसे डायरेक्ट पैसे भी नहीं लेता। अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक को यूज़ करके अपनी परचेज़ पूरी करेंगे तो इस चैनल की थोड़ी सी हेल्प होगी, जिसे जोड़ जोड़ के हम आगे के लिए कंटेंट प्लान करते हैं। इतनी बड़ी टीम रखते हैं, कितने सिनेमाटोग्राफर्स रखते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनको रखने के लिए जगह किराए पे लेते हैं। आप नहीं जानते हैं कि कितना सब कुछ इसके पीछे चलता है और कितने महीनों की मेहनत होती है। और ये वीडियो 20 मिनट का आपको मैं दिखाने के लिए शायद पिछले 3 से 4 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। मेरी टीम मेहनत कर रही है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपका अगर कोई सवाल हो जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं इन टीवीज़ के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत जल्दी। लेकिन जाने से पहले आपको एक 55 इंच का ऐसा ही कंपैरिजन दिखाऊँ, सजेशन आपको दे के जा रहा हूँ, उसे भी ज़रूर देखिएगा और एंजॉय करिए मेरे दूसरे वीडियोस। थैंक यू।